Assalamu alaikum and good evening, everyone. I am Yusuf Kareem and I warmly welcome you all to today's session organized by English with Komal platform under our Tech Talk in English series. It's a pleasure to have you with us on day 3, where we focus on one of the most essential skills in today's digital world, the ability to present data, insights, and decisions clearly and confidently. Today's topic is presenting data, insights, and decisions clearly. We are truly honored to host two inspiring and trailblazing panelists who have not only broken age barriers but have also represented Pakistan on international platforms. Amna Shehzad, Pakistan's youngest data scientist and developer, and Fatma Shehzad, full stack developer and instructor. Both our panelists are a powerful example of how clarity of communication, confidence, and data driven thinking can open global doors. Firstly, we will take questions from Amna and then to Fatma, and this will take throughout the session. So मेरा सबसे पहला सवाल आमना आपसे है कि एज पाकिस्तान यंगेस्ट डेटा साइंटिस्ट आपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। इस जर्नी में आपने कौन से चैलेंजेस फेस किए हैं और डेटा को क्लियरली प्रेजेंट करना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप लोग? अच्छा, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं आमना शहजाद, पाकिस्तान यंगेस्ट डेवलपर, अब पाकिस्तान की पहली यंगेस्ट डेटा साइंटिस्ट। मैं 12 ईयर्स की एज में मुझे पाकिस्तान फर्स्ट यंगेस्ट डेटा साइंटिस्ट का टाइटल मिला था और 10 ईयर्स की एज में मुझे पाकिस्तान यंगेस्ट डेवलपर का टाइटल मिला था। और मैं अभी इस वक्त एक लाहौर बेस्ड कंपनी के साथ मिलकर रिसर्च पर काम कर रही हूँ। मैं फ्लड एआई पर काम कर रही हूँ और सी के रिसर्च पर मैं वर्क कर रही हूँ। मेरी रिसर्च क्लासेस भी होती हैं। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा, बेसिकली इंटरनेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। इंटरनेशनल नेशनल डिजिटल मैगजीन्स में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और मेरे इंटरनेशनल पॉडकास्ट हुए हैं, इंटरनेशनल इंटरव्यूज हुए हैं और उसमें पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरे सबसे बड़ा जो चैलेंज जो आज भी मैं फेस करती हूँ वो यही है कि एज इशू, क्योंकि इतनी कम उम्र में मैं डेटा साइंटिस्ट बनी, मैं पाकिस्तान की यंगेस्ट डेवलपर बनी। तो इस एज में बहुत से लोग बोलते हैं कि इस एज में पॉसिबल नहीं है और बहुत से लोग कहते हैं कि ये सब फेक है, बट मैं आज भी इस चीज़ को फेस करती हूँ। और मैंने जॉब भी की, लेकिन जॉब्स में मुझे हटना पड़ा क्योंकि इस इशू की वजह से मुझे उस जॉब को लीव करना पड़ा। और सेकंड है इंटरनेट का। आज भी इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा होता है कि लाइक अगर मैं अपना असाइनमेंट, मेरी रिसर्च क्लासेस चल रही हैं तो वर्ड की फाइल देना और रिसर्च पर काम करते दौरान जो है नेट स्लो हो जाता है, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरा सबसे बड़ा जो दो चैलेंजेस है जो आज भी मैं फेस कर रही हूँ, वो एक तो एज इशू है और सेकंड है इंटरनेट। और जहाँ तक डेटा को, तो डेटा को क्लियरली प्रेजेंट करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि अगर डेटा समझना ना आए तो इंसाइट का कोई फायदा नहीं होता। सिंपल विजुअल्स और क्लियर स्टोरी टेलिंग ने मेरी बहुत हेल्प की है। सही। फातिमा, मेरा आपसे सवाल है कि आप एक फुल स्टैक डेवलपर भी हैं और फिर इंस्ट्रक्टर की हैसियत से भी आपने मुख्तलिफ जगहों पे काम किया है। तो आपके एक्सपीरियंस में लैंग्वेज लर्नर्स को सबसे ज़्यादा कौन सी डिफ़िकल्टीज फेस होती हैं जब वो टेक्निकल कॉन्सेप्ट समझने या प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं वालेकुम अपना अस्सलाम। इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं एक फुल स्टैक डेवलपर भी हूँ और इंस्ट्रक्टर भी हूँ और मैं कॉलेज की स्टूडेंट भी हूँ। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो जो लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है। सबसे पहले आता है टर्मिनोलॉजीज, कि जब
वो इस फील्ड में आते हैं तो उनको जो है काफ़ी चीज़ों में मुश्किल आती है टर्मिनोलॉजीज में, क्योंकि अगर हम बात करें अपनी लैंग्वेज पे तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो है बहुत मुश्किल और क्रिटिकल होती हैं। तो उनको जो टर्मिनोलॉजी से उनका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए। और फिर जब अगर उस चीज़ को वो समझ लेते हैं तो उसको उनको डिलीवर करने में फिर बाद में प्रॉब्लम आती है कि उनको टेक्निकल कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, लेकिन वो उसको डीप में नहीं लेकर जाते, उस चीज़ को वो डीप में अंडरस्टैंड नहीं करते, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो है फिर वो जब एक्सप्लेन करने जाते हैं, उसको प्रेजेंट करने जाते हैं, तो उनके फिर क्या होता है कि वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, और जो वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो फिर कंफ्यूजन में भी मुब्तला हो जाते हैं और वो इनकम्प्लीट भी एक्सप्लेन करते हैं। तो ये चीज़ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके उनके अंदर कॉन्फिडेंस गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो लर्नर्स होते हैं वो इस चीज़ की बहुत फेस करते हैं कि उनको एक्सप्लेन करने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो जो चीज़ समझते हैं उसको डीपली अंडरस्टैंड नहीं करते, कि उसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसको डीपली कहाँ तक हम एक्सप्लेन करेंगे। राइट। सो आमना, अभी आप चूंकि 12-13 साल की हैं, तो एग्जैक्टली आप अभी कौन सी क्लास में हैं? और टीचर्स और क्लासमेट्स का रिएक्शन कैसा रहता है कि जब आप उनको अपनी अचीवमेंट्स का, जैसे उन पता चला आपका कोई नेगेटिव कमेंट्स आपको फेस करने पड़े, कोई अप्रिसिएशन या इंकरेजमेंट उनकी तरफ से मिली आपको? मैं भी 14 ईयर्स की हूँ और मैं क्लास 8 की स्टूडेंट हूँ। मैं भी होम स्कूलिंग कर रही हूँ, बट जब मैं इस फील्ड में आई थी और जब मैं पाकिस्तान की यंगेस्ट डेवलपर बनी थी और मैं जब न्यूज़ चैनल्स पर आई थी, तो मेरी जितने भी क्लासमेट्स थे वो सब शॉक थे कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस फील्ड में कैसे आ गई, और उन्हें यकीन नहीं था मैं न्यूज़ पर कैसे आ गई। इनफैक्ट मेरी टीचर्स भी शॉक थी खुद, और मेरे टीचर्स को बहुत जब उनको पता चला तो उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएट किया और उन्होंने दुआएं दी कि और कामयाब हो इंशाल्लाह। और इनफैक्ट मेरे जितने भी क्लासमेट्स हैं उनको यकीन नहीं था, तो जब मैंने बताया कि नहीं मैं आती हूँ, तो उन्हें रिलाइज, नेक्स्ट डे वो आए, उन्होंने कहा कि वाकई में आप सच कह रही कि आप न्यूज़ चैनल्स पर आई हैं। तो क्लासमेट्स का रिएक्शन भी बहुत अच्छा था, और कुछ बिलीव नहीं कर रहे थे कि किस तरह से कर लिया। तो लेकिन जिनके बाकी क्लासमेट्स का रिएक्शन बहुत अच्छा था, उन्होंने बोला कि नहीं आप इतना, आपने इतनी सारी चीज़ें की, और उनका रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। और कुछ के सवालात थे कि इतनी छोटी एज में क्या कर ली, क्योंकि उन सबको पता था कि मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई और मैंने ये सारी चीज़ें की, उनको बिलीव नहीं हो रहा था, और मैंने उनको इस फील्ड के बारे में बताया, टेक के हवाले से बताया, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और उनका रिएक्शन बहुत ही पॉजिटिव था। सही। सो फातिमा, आपके ख्याल में इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स टेक्नोलॉजी और डेटा प्रेजेंटेशन में कितना रोल प्ले करते हैं? क्या वीक लैंग्वेज स्किल्स स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज को हाइड कर सकते हैं? जो आपने पहली बात की इंग्लिश और कम्युनिकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ जो है ना सबसे बड़ी जो लैक है ना वो है कम्युनिकेशन की, क्योंकि हमारे यहाँ ना क्या होता है कि मैं अक्सर इवेंट्स में जाती रहती हूँ और मैं ये चीज़ देखती हूँ कि हमसे कहा जाता है कि आप सवाल पूछें। तो यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स जो भी आते हैं वो सवाल नहीं करते। मतलब आपके हमारे अंदर ना कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा जो है ना लैकनेस है, और ये इस चीज़ पे हमें वर्क करना चाहिए। और इंग्लिश की जहाँ तक बात है, तो इंग्लिश तो हम जो है बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसको हमने अपने जो है ना जो असल चीज़ है उसमें नहीं लिया हुआ। तो इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे यहाँ पे दो किस्म के लोग होते हैं, जिनको इंग्लिश आती है लेकिन उनको टेक्निकल स्किल्स नहीं आती, लेकिन जिनको टेक्निकल स्किल्स आती है उनको इंग्लिश नहीं, मतलब बोलना एक्सप्लेन करना नहीं आता। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई। इसमें हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, और हमारे पास लोगों के साथ कनेक्ट होने के साथ साथ हम जो चीज़, अगर हम एक कंपनी लेवल पर जाए, अगर हम जॉब
के लिए इंटरव्यू देने भी जाते हैं जब, तो हमसे क्या किया जाता है, सवाल किया जाता है, तो वहां पे भी हमारी कम्युनिकेशन, हमारे कॉन्फिडेंस को चेक किया जाता है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इंग्लिश, जहां तक बातें, इंग्लिश का भी आना आपके लिए बहुत जरूरी है कि अगर लेट से हम पाकिस्तान में हैं तो यहाँ पे तो सब उर्दू लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन अगर आप एक टेक्निकल फील्ड में हैं और आपके पास स्किल्स हैं, तो अगर आप कभी किसी इंटरनेशनल पे जाके काम करते हो तो आपके लिए वहां पे इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट काम होगी, क्योंकि वहां पे इंग्लिश, क्योंकि पूरी दुनिया में इंग्लिश को मेन लैंग्वेज, कम्युनिकेशन लैंग्वेज कहा जाता है, तो इसलिए इंग्लिश का होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास इंग्लिश आप सही से नहीं बोल पाएंगे, तो अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स होगी, आपके पास आप कॉन्सेप्ट्स होंगे, आप उसको एक्सप्लेन करना भी चाहेंगे ना, तो वो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास ये चीज, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास आप जिस भी फील्ड में हो, आपके पास लैंग्वेज का जो है ना, कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज का होना भी और कम्युनिकेशन का भी, चाहे वो कोई भी चीज, किसी भी फील्ड में आप हो। परफेक्टली सेट। सो आमना, जब आप डेटा को इंसाइट्स में कन्वर्ट करती हैं तो आपका प्रोसेस क्या होता है? आप कैसे डिसाइड करती हैं कि कौन सा डेटा ऑडियंस के लिए मीनिंगफुल है? देखिए, जब मैं डेटा को इंसाइट्स में कन्वर्ट करती हूँ तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम को क्लियरली समझती हूँ कि असल सवाल क्या है। फिर डेटा कलेक्ट और क्लीन करती हूँ, क्योंकि एक्यूरेट डेटा के बगैर सही रिजल्ट्स पॉसिबल नहीं होते। उसके बाद मैं डेटा को एनालाइज करती हूँ, ट्रेंड्स और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करती हूँ। ऑडियंस के लिए मीनिंगफुल डेटा डिसाइड करने के लिए मैं उनके बैकग्राउंड और नीड्स देखती हूँ, और टेक्निकल चीज़ों को सिंपल लैंग्वेज और विजुअल्स में एक्सप्लेन करती हूँ। मेरे लिए इंसाइट वही होती है जो ऑडियंस को क्लियर और प्रैक्टिकल डिसीजन लेने में मदद करे। फातिमा, आपके ख्याल में स्टूडेंट्स जो प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं उन्हें प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स को पैरेलल कैसे डेवलप करना चाहिए? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है कि कैसे करना चाहिए। प्रोग्रामिंग जब आप सीख रहे होते हैं ना, तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेजर पॉइंट्स है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, जिसमें हम प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन हमारी बहुत अच्छी हो सकती है, जिसमें हमारे पास, अगर हम जब प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं तो हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारे पास उनको जो है ना अपनी ओन उसमें जो है समराइज करना बहुत जरूरी है। आप उसके कॉन्सेप्ट को अपने वर्ड्स में समराइज करें, और जो आप कोड समझ रहे हैं, जो आप चीज कॉन्सेप्ट या जो भी टॉपिक आप समझ रहे हैं, उसको शॉर्ट भले ही आप एक्सप्लेन करें, उसको प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन करें। इससे क्या होगा कि आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी और आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी होगी। जब मैंने अपने पढ़ाने का स्टार्ट किया था, तब मैं 16 ईयर्स की थी, ठीक है। तो मुझे बहुत इस चीज में ना मैं बहुत फील करती थी कि मेरे अंदर जो है ना कम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ा मेजर था कि मैं बोल नहीं पाती थी, क्योंकि मैं बहुत शाय किस्म की लड़की थी। तो मेरे पास इस चीज की बहुत लेकनेस थी। तो जब मैंने पढ़ाना एज असिस्टेंट स्टार्ट किया, तो मैं जो भी पढ़ाती थी वो मुझे मेरी जो ट्रेनर थी वो मुझे टॉपिक बता दिया करती थी कि आपने नेक्स्ट डे आके ये पढ़ाना है, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, तो उस टाइम पे क्योंकि मैं भी पढ़ रही होती थी, तो मैं क्या करती थी कि मैं उन टॉपिक्स को जो है ना क्या करती थी, समझती थी, फिर उसको खुद से ही प्रेजेंटेशन बनाती थी, फिर उसको खुद से ही जो है ना एक्सप्लेन करती थी कि ये चीज ऐसे है, इसको ऐसे समझना है, ऐसे होगा। तो फिर मेरे अंदर क्या हुआ कि मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हुई। फिर जब मैं एज अ ट्रेनर पढ़ाने आई, तो वो जो चीज मेरे अंदर
मेरे अंदर कमी थी ना, वो मेरी अंदर जो कमी है ना वो पूरी हो गई थी। तो हमें कैसे करना है, स्टूडेंट्स को क्या चाहिए कि जब आप प्रोग्रामिंग या कुछ भी आप टेक्निकल स्किल सीख रहे हो, तो आपने उसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करना है, और फिर उसके बाद आपने आपके पास जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करके आपने उसको अच्छे जो है ना एक्सप्लेन करना है। इससे आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। थर्ड, आप ये कर सकते हैं कि आप जो है ब्लॉग्स, आजकल ब्लॉग्स लोग बहुत पढ़ते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके पास दिमाग में आपके जो भी कॉन्सेप्ट है, आपके पास जो भी बात है, आप उसको ब्लॉग्स में अपना अपनी कम्युनिकेशन आगे डिलीवर कर सकते हो। आपकी स्पीकिंग और आपकी राइटिंग दोनों बहुत अच्छी हो सकती है। थर्ड, आप अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप जब पढ़ रहे होते तो अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप वे में स्टडी करके जो आपका कॉन्सेप्ट है या प्रोजेक्ट है उसको डिस्कस करें। तो उससे क्या होगा कि आपकी कम्युनिकेशन बढ़ेगी। आप जब सामने वाले के सामने बैठ के बात करेंगे तो इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जो कि मेरे अंदर भी थी कि मैं नहीं कर पाती थी, और मैंने जो है अपनी, जब मैं इस जर्नी में थी पढ़ने के साथ साथ पढ़ाने की, तो मैंने ये चीज़ बहुत फेस की और मैंने इसके ऊपर ओवरकम किया और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा, और इस चीज़ पे आज माशाल्लाह जो है मैं लोगों के सामने बोल पाती हूँ, कम्युनिकेट कर पाती हूँ। तो इसका मेन रीजन यही है। राइट। सो आमना, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में जाती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, अपनी जर्नी बताती हैं। सो इंग्लिश में भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो इतनी यंग हैं हम, सोसाइटी में देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो 20-25 साल के भी हैं, उनको इंग्लिश पे इतनी कोई अबूर नहीं है। तो आपने कोई कोई कोर्स किया इंग्लिश में? किस तरीके से अपनी इंग्लिश को आपने इम्प्रूव किया है? क्योंकि जाहिर है इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स में आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में भी आपने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। देखिए, लाइक मैं इंग्लिश को मैंने इंग्लिश के कोर्स मैंने लाइक ऑनलाइन मैंने किया है, ठीक है। और दूसरा, मैं जो है रिसर्च पढ़ रही होती हूँ, मैं सर्च करती हूँ, तो मैं रिसर्चेस पढ़ती हूँ। और दूसरा ये कि मैं कुछ सीरीज़ देखती हूँ जो कि आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छी होती हैं, तो मैं वो सीरीज़ में देखती हूँ जो कि नेटफ्लिक्स है, वो मुझे मैं उससे अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव कर रही होती हूँ। तो मैंने इंटरनेशनल इंटरव्यूज दिए हैं, तो मैंने अपनी इंग्लिश ऐसे ऐसी इसलिए ऐसी बेहतर की है कि लाइक मैं सीरीज देखती हूँ, मैंने कोर्सेज किए हैं, रिसर्चेस पढ़ती हूँ, तो मुझे और यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ, तो वहाँ से मुझे एक तरीका पता मिलता है और मुझे वहीं से मेरी इंग्लिश जो है और इम्प्रूव होती है। सही। फातिमा, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके लर्निंग जर्नी में कभी ऐसा हुआ है कि लैंग्वेज कभी बैरियर बनी हो, और अगर ऐसा हुआ है तो आपने उसे टूल में कैसे कन्वर्ट किया? अच्छा, जैसा कि अभी मैंने कहा था कि हम लोग स्कूल से लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हुए आते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा उस तरीके से पढ़ा, क्योंकि सबने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है और नर्सरी से मैट्रिक तक यूनिवर्सिटी तक सब पढ़ते हुए आते हैं, लेकिन उनके लिए जो है ना लैंग्वेज जो पढ़ते हैं ना, लेकिन वो बोल नहीं पाते, ठीक है। लिख भी लेंगे लेकिन बोल नहीं पाते। तो मेरे लिए स्टार्टिंग में लैंग्वेज उस तरीके से जो है मेरे लिए बैरियर नहीं बना, कि क्योंकि लैंग्वेज को बोलने में लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो उस टाइम पे जो है मैं पढ़ना तो सबके लिए मुश्किल नहीं है, तो लैंग्वेज मेरे लिए इतना नहीं। हाँ, जब बात कम्युनिकेशन की आती है और आती थी तो तब मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उसको टेक्निकल टर्म्स में एक्सप्लेन करना, बात करना जो है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था। फिर आपके अराउंड जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके सामने खड़े होके बात करना, तो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। तो स्टार्टिंग में सबके लिए बहुत मुश्किल होता है। फिर जब आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी फील्ड के अंदर आगे बढ़ते जाते तो आपके लिए जो लैंग्वेज है ना वो बहुत ईजी हो जाता है। इसके अलावा मैंने जो लैंग्वेज पे कैसे काम किया, मैंने लैंग्वेज
लर्निंग सीखी। फिर मैंने उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे हमारे स्कूल्स वगैरह में इतने अच्छे से लैंग्वेज को नहीं सिखाया जाता कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके। तो फिर मैंने लैंग्वेज पे भी वर्क करना स्टार्ट किया कि कैसे मुझे कम्युनिकेट करना है, बात करना है लोगों से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने डिफरेंट ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, डिफरेंट चीज़ों को मैं सुनती हूँ, तो उससे हमारी लैंग्वेज जो है ना बहुत ज़बरदस्त होती है। नॉट ओनली कि आप जो है सिर्फ टेक्निकल चीज़ों को सुने, नहीं, इसके अलावा भी आप चीज़ों को सुनेंगे तो आपकी जो लैंग्वेज है बहुत अच्छी होगी, जिससे आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी होगी, आपको बोलने का तरीका भी आएगा। और इसके अलावा जब बात मेरी फील्ड्स के हिसाब से आती थी, तो फिर मैं क्या करती थी कि क्योंकि मोस्टली सारी चीज़ें हमारे पास इंग्लिश में है, ठीक है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसको डीप में एनालाइज करना होता था। तो फिर मैं क्या करती थी, उसको मैं एक एक चीज़ को डीपली एनालाइज करके समझती थी कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है। सो फिर मेरे लिए चीज़ जो है ना बहुत आसान होती गई। तो स्टार्टिंग में जो भी बिगनर्स होंगे उन सबके लिए मुश्किल होगा, मेरे लिए भी था। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे लिए मुश्किल नहीं था, सबके लिए मुश्किल होता और होगा। तो उसको ओवरकम कैसे करना है कि आपने उसके ऊपर अपनी डेली प्रैक्टिस में लाना है, उसको अपनी स्किल्स के साथ जो है ना कनेक्ट करके उसको डेली उसमें अपनी रूटीन में रखना है। तो इससे क्या होगा कि दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएंगी, आपकी चीज़ों में काफ़ी जो है ना चेंजेस भी आएंगी। राइट। सो आमना, कभी ऐसा हुआ है कि कोई फैमिली सपोर्ट में फैमिली सपोर्ट का क्या रोल रहा है आपकी लाइफ में, और अपार्ट फ्रॉम फैमिली कोई बाहर से किसी ने आपको इस लेवल तक पहुंचाने में हेल्प आउट किया हो? मेरी फैमिली बैकग्राउंड में जो है टैक्स कोई भी नहीं है, मेरी फैमिली में कोई भी टैक्स बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। जब मेरे मिस आपी और भैया इस फील्ड में आए तो मैं उनको देखती थी, मुझे वहीं से मुझे ना लगता था कि अच्छी फील्ड है, वो कोडिंग कर रही हैं आप भैया डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई और मैं जब डेवलपिंग में आई, तो मुझे जब मैं कोडिंग कर रही होती थी तो जब एरर्स आते थे और तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी। तो मैं उस वक़्त मैं सोचती थी कि अब मुझे जो है गिव अप कर देना चाहिए या हार माननी चाहिए। तो मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे मेरी जर्नी में मेरी मदर ने, मेरी सिस्टर ने हम मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मेरी मदर कहती थी कि गिव अप नहीं करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके करना है आपको। और कोई भी प्रॉब्लम आए, उस प्रॉब्लम के अंदर एक सॉल्यूशन छुपी हुई होती है, बस उस सॉल्यूशन तक पहुंचना आपका काम होता है। तो मेरी हमेशा मेरी मदर यही कहती थी, और उन्होंने कहा कि गिव अप नहीं करना है और उसको कर कर दिखाना है। तो मुझे वहीं से हिम्मत मिलती थी, वहीं से मुझे मोटिवेशन मिलती थी, और फिर उसके बाद मैं उस एरर को सॉल्व कर देती थी। तो बहुत, और जब नेगेटिव कमेंट्स में देखती थी लोगों के जब वो कर रहे हैं, तो मुझे वहाँ उस वक्त भी मैं थोड़ा सा डिमोटिवेटेड होती थी कि लोग इस तरह से बोल रहे हैं। बट मेरी मदर ने, मेरी सिस्टर ने, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने कहा हार नहीं माननी आप, और जो लोग आपको नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं, आप उस कमेंट से और स्ट्रॉन्ग बनो और उन्हें इतना अच्छा कर दिखाओ कि वो नेक्स्ट टाइम आपको नेगेटिव कमेंट नहीं, पॉजिटिव कमेंट करें। तो मेरी मदर का मेरी जर्नी में मेन रोल मेरी मदर का है, और फिर मेरी सिस्टर का है, और आप ही का है। तो मुझे सपोर्ट और मोटिवेट मेरी मदर ने किया। और मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं उन सबको यही कहूँगी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है लाइफ में, आप उस प्रॉब्लम से पीछे ना हटें। बहुत से लोग होते हैं कि फील्ड में आते हैं और काम करते हुए जब उनके पास प्रॉब्लम आ जाती है और वो फिर पीछे हट जाते हैं, वो स्टेप पीछे ले लेते हैं। मैं कहूँगी कि ना लें, क्योंकि उस प्रॉब्लम के अंदर एक सॉल्यूशन की छुपी हुई होती है। बस आपका काम होता है सॉल्यूशन की को पहचानना, वहां तक पहुंचना। अगर वहां तक पहुंच जाते हैं तो आप उस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर लेते हो। और मुझे सबसे अच्छा लगता है मैं चैलेंजेस एक्सेप्ट करना, तो मैं चैलेंजेस एक्सेप्ट करती हूँ और मुझे वहीं से हिम्मत मिलती है, और वहीं से मुझे लगता है कि चैलेंजेस एक्सेप्ट करना और फिर वहीं से मुझे उस चैलेंज को सॉल्व करना और मुझे उसकी तक पहुंचना। तो
मेरी लाइफ में, मेरी जर्नी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट और मोटिवेट करने वाली मेरी मदर है, मेरी सिस्टर है, मेरी फैमिली है, और मेरे टीचर और मेरे मेंटर भी मेरी सिस्टर और मेरी मदर ही है। राइट। सो फातिमा, फ्रेश लर्नर्स और स्पेशली गर्ल्स के लिए आपका क्या मैसेज है जो लैंग्वेज या कम्युनिकेशन की वजह से टेक फील्ड से हेसिटेट करती हैं? अच्छा, मुझे लगता है इस चीज को मेजर इशू नहीं बनाना चाहिए कि लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की वजह से हम जो है इस फील्ड में नहीं आ सकते। देखें, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो इन दोनों को आपको फेस करना होगा। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर आपके पास लैंग्वेज और कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो आप टेक फील्ड में ना आओ। देखिए, जहां तक अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज को एक बहुत बड़ी चीज सिर्फ ये एक लैंग्वेज है, जो कि अच्छी बात है, हमें लैंग्वेजेस को सीखना चाहिए ताकि हम दुनिया भर में लोगों के साथ कनेक्ट हो और कम्युनिकेट कर सके। सो ये कभी भी बड़ा इशू ना बनाए कि भाई हमारे पास ये लैंग्वेज नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, सॉरी, मेरा माइक बंद था। तो मैं ये कह रही थी कि हमारे पास जो है ना लैंग्वेज और कम्युनिकेशन, ये कोई भी बैरियर नहीं है और ये कोई भी रीजन नहीं है कि हम टेक फील्ड के अंदर नहीं आ सकते। ठीक है। टेक फील्ड के अंदर आने के लिए आपके पास लैंग्वेज अगर आपके पास होगी तो ही आ पाएंगे, तो इसका होना जरूरी नहीं है। क्योंकि लैंग्वेज सीखना, कोई लैंग्वेज बोलना एक कोई वो नहीं कि अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है और आपको नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस फील्ड के अंदर आ नहीं सकते। ठीक है। लैंग्वेज क्या है? एक कम्युनिकेशन का तरीका है। ठीक है। और किसी भी लैंग्वेज को सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है और लैंग्वेज सीखना बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और इससे क्या होता है कि हम दुनिया में लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। अक्सर मेरी मदर कहती हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखना कोई वो बात नहीं है कि अगर आप इंग्लिश सीखोगे ही तो आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हो, आप बहुत जो है काम कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। नहीं नहीं। अगर अगर ऐसी ही बात है तो अगर इंग्लिश तो अंग्रेज भी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो मतलब इसका मतलब है कि वो इंग्लिश बोलते तो मतलब वो पढ़े लिखे हैं। तो इस चीज को तो हमें इशू बनाना ही नहीं चाहिए कि इंग्लिश आनी चाहिए तो ही हम आ सकेंगे, तो ही तो हम बात कर सकेंगे। नहीं। तो गर्ल्स को मैं बोलूंगी कभी हेजिटेट ना हो, और हम गर्ल्स हैं, गर्ल्स कैन डू एवरीथिंग। ठीक है। लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। तो हमें इस चीज से के पीछे नहीं पड़ के हटना चाहिए कि नहीं हम नहीं कर सकते। ठीक है। हमें चैलेंजेस को लेना चाहिए, फेस करना चाहिए। अगर हम आज नहीं चैलेंजेस को लेंगे तो फिर आगे कभी हमारी लाइफ में कोई चैलेंज आ जाता है तो उसको कैसे हम ओवरकम करेंगे, कैसे उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो टेक्निकल, आज मैं बोलूंगी कि लड़कियों को अपनी टेक्निकल फील्ड में आना चाहिए। ठीक है। और अभी मैं आज ही देख रही थी कि सबसे पहले जब टेक्निकल फील्ड में थी तो वो वुमेन्स ही थी। ठीक है। तो लड़कियों को ना आके अपने आप को प्रूव करना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। तो इस चीज को कभी इशू ना बनाए। लैंग्वेज कोई भी एक बड़ी चीज नहीं है, वो सिर्फ एक लैंग्वेज है। ठीक है। और वो वक्त के साथ सभी को आ जाती है। मुझे नहीं आती थी, मुझे आ गई है, आप लोग में से काफी लोगों को नहीं आती, लेकिन वक्त के साथ साथ आप लोग को आ जाएगी। तो ये कभी इसको बड़ा इशू ना बने। अगर नहीं आती तो उसको सीख लें। अगर आप सीख लेंगे तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आपकी वो जो हेजिटेशन है, वो जो कॉन्फिडेंस की कमी है, वो जो है कंप्लीटली खत्म हो जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि
अब जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ती जा रही है टेक्नोलॉजी की फील्ड में, तो मैं सभी को बोलूंगी कि इस फील्ड में आए, इसे हेजिटेट ना करें। मैं भी जब मैंने कि मैं मेडिकल की फील्ड में थी, मुझे इस फील्ड में नहीं आना था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, मेरी मदर ने बोला कि नहीं आप आओ करो। और जब मैं आई थी तो मेरे लिए काफ़ी चीज़ें बहुत चैलेंजिंग थी, क्योंकि मेडिकल से टेक में आना बहुत मुश्किल था, ठीक है। और स्टार्टिंग में मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हुई, मैं बहुत ज़्यादा पीछे हट गई थी कि नहीं मैं नहीं कर सकती, लेकिन फिर मेरी मदर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देती थी, और फिर मैं बोलती थी क्यों ना इसको एज अ चैलेंज लिया जाए, क्यों ना इसको एज अ चैलेंज के तौर पे किया जाए। तो फिर मैंने इसको चैलेंज लिया, और जहाँ तक मैंने आपको अपनी बताया कि मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं स्कूल की बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, बहुत अच्छी टॉपर थी, मैं स्कॉलरशिप्स पे भी मैंने पढ़ा है, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ की कमी थी, वो थी कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन की। मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की हूँ और थी भी, तो मुझसे नहीं सामने वाले से खड़े होकर बात किया जाता था। तो फिर जब मैंने इस फील्ड में आई, तो फिर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया एज अ असिस्टेंट। और तब जब मैं जाती थी, बात करती थी सामने, स्टूडेंट के सामने खड़े होकर कम्युनिकेट करती थी, तो मैं शिविर कर रही होती थी कि मैं कैसे बोलूँगी, और समटाइम मैं बोलते बोलते कंफ्यूज हो जाती थी, मुझे बोलना कुछ होता था और मैं बोल कुछ और देती थी। तो फिर वो वक्त के साथ साथ वो चीज़ें कम हटती गई और मैं सीखती गई, और आज माशाल्लाह से मैंने एज अ इंस्ट्रक्टर, जब मैंने फीमेल्स को काफ़ी पढ़ाया है, मैंने ऑनलाइन पढ़ाया है, मैं एज अ स्पीकर भी जाती हूँ, मैं बात करती हूँ, लोगों के सामने खड़े होकर बात भी करती हूँ। और अब इंशाल्लाह वेरी सून दिस मंथ मैं अपनी कंपनी भी जो है स्टार्टअप लॉन्च करने वाली हूँ। तो दैट्स इट, मैं बस यही कहना चाहूँगी, बस कभी आपने हार नहीं माननी है। राइट, सो आमना, मेरा आपसे एक फाइनल मैसेज, आप क्या देना चाहेंगी? डेटा इंसाइट्स और डिसीजन मेकिंग स्किल्स, उन्हें लोग लॉन्ग टर्म सक्सेस कैसे दिलवा सकती हैं? मेरा ऑडियंस के लिए मेरा फाइनल मैसेज ये है कि डेटा इंसाइट्स और डिसीजन मेकिंग स्किल्स आज के टाइम में लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी हो चुकी है, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या एंटरप्रेन्योर हो। अगर आप डेटा को समझना और उससे सही डिसीजन लेना सीख लेते हैं, तो आप बाकी लोगों से एक स्टेप आगे होते हैं। डेटा आपको प्लान डिसीजन से बचाता है और फैक्ट से पेस पर सोचना सिखाता है। अगर आप डेटा को एक्सप्लोर करें, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें और अपनी इंसाइट्स को क्लियरली कम्युनिकेट करना सीख लें, तो आप अपने करियर और लाइफ दोनों में बेहतर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। डेटा ड्रिवन माइंडसेट आज की दुनिया में एक पावरफुल एडवांटेज है, जो आप लोगों को आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सक्सेस की तरफ ले जाता है। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि फ्यूचर हम लोग पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे है, और मैं ये कहूँगी कि आप सब जितनी मैं यहाँ पर ऑडियंस में आप सबको ये कहूँगी कि आप सब इस फील्ड में आए, क्योंकि दुनिया हर रोज चेंज हो रही है, दुनिया हर रोज अपडेट हो रही है, अपग्रेड हो रही है, दुनिया हर रोज कुछ ना कुछ सीख रही है, कुछ ना कुछ नई चीज आ रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2026 में जो 97 मिलियन AI जॉब्स क्रिएट करेगा। तो मेरा यहाँ पर जितने भी ऑडियंस, इन सबका मशवरा ये है कि आप लोग हर रोज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को देखें, हर रोज पढ़ें, और एंड में बस यही कहूंगी कि आप लोग सक्सेस के पीछे ना भागें, इतना कामयाब हो जाएं कि सक्सेस आपके पीछे आए। थैंक यू। Thank you very much. Before we conclude our session and went to question and answer session for audience, मेरा खुद आप लोगों से कुछ questions हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ जाएंगे। सो मेरा आमना आपसे ये सवाल है कि आप एक डेटा साइंटिस्ट हैं, तो एक रोड मैप अगर आप एक किसी यंगस्टर को देना चाहें कि वो डेटा साइंटिस्ट बन सके, कितने दिन में, कितने दिनों की जर्नी एटलीस्ट रिक्वायर्ड होगी, और डे 1 में उसको क्या एटलीस्ट करना चाहिए, डे 10 में क्या करना चाहिए, अगर रोड मैप आप कोई प्रोवाइड कर सकें?
देखिए डेटा साइंटिस्ट मैं डेटा साइंटिस्ट 1 ईयर में मेरा पूरे मैंने एटम गम से डेटा साइंटिस्ट मैं बनी हूँ, ठीक है। तो जो मेरे डेटा साइंटिस्ट का बूट कैंप था वो 1 ईयर का था, ठीक है। तो हमने 1 ईयर के अंदर क्या क्या चीज़ें सीखी मैं आपको शुरू से बताती हूँ, क्योंकि मैं पहले ही मैंने डेवलपिंग कंप्लीट कर ली थी। तो मेरे लिए प्रोग्रामिंग सीखना पाइथन सीखना मुश्किल नहीं था, ठीक है। मैंने पहले एक्सेल सीखा, एक्सेल यानी कि एक्सेल फार्मूलाज एडवांस चीज़ें मैंने सीखी। फिर उसके बाद मैंने एसक्यूएल सीखा, फिर उसके बाद मैंने पावर बीआई, टैबल्यू, क्यूजीआईएस, फिर मैंने पाइथन ईडीए सीखा। फिर उसके बाद मैंने मशीन लर्निंग पर आई, स्टैटिस्टिक्स पर डीप लर्निंग, फिर हमने कंप्यूटर विजन सीखा, एनएलपी, एलएलएम, फिर हमने डेटा इंजीनियरिंग सीखी, हमने लो कोड नो कोड सीखा। तो हम यानी कि डेटा साइंस का रूट में आप एक डेटा साइंटिस्ट मैं कहूँगी तो 1 ईयर लगता है आपको डेटा साइंटिस्ट में, और आपका पहले स्टेप एक्सेल से स्टार्ट होता है, देन आप एसक्यूएल सीखते हैं। तो रोड मैप जो मैंने अभी आपको बताया यही एक रोड मैप है एज ए डेटा साइंटिस्ट का। पहले एक्सेल, फिर एसक्यूएल, फिर पावर बीआई, टैबल्यू, क्यूजीआईएस, फिर बाकी पाइथन, ईडीए एंड मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, एलएलएम, कंप्यूटर विजन। तो 1 ईयर लगते है एज एक डेटा साइंटिस्ट बनने में, और ये सारे रोड मैप हैं। राइट। सो मेरा फातिमा आपसे ये सवाल है कि आपने जैसे खुद जिक्र किया कि आप 16 साल की थी, फिर आपने उस वक्त स्टूडेंट थी और 3-4 साल की जर्नी में फिर आप इंस्ट्रक्टर बन गई। तो हम मैंने खुद और बहुत सारों ने ये सुना है कि एक अच्छा स्टूडेंट होने की निशानी ये नहीं होती कि वो एक अच्छा टीचर भी हो, और एक अच्छा टीचर ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा स्टूडेंट भी रहा हो। सो जब आप इतनी जल्दी आपने अपने आप को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म किया इंस्ट्रक्टर की हैसियत से, तो ज़रूर एक हाई लेवल की आपने एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग ली होगी। तो वो क्या ऐसे चीज़ थी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो इंस्ट्रक्टर लेवल पे जाके इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अच्छा, ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। अगर मैं बात करूँ, मैं एक बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, तो मेरे अंदर एक कमी ये थी कि मैं बात नहीं कर पाती थी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं तब मैट्रिक में थी, 10 में थी, ठीक है। तो मेरी जब जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो मैंने पूरा एक मुझे इस फील्ड में 4 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो जब मैंने स्टार्ट लिया था ना, तो मेरे लिए पहले का 1 साल मेरे लिए बहुत मुश्किल था, ठीक है। फिर जब मैं जिस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, उसमें मैं उसके साथ-साथ मैं एक और जगह पढ़ रही थी, ठीक है। तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, ठीक है। मैं क्या करती थी, मैं अपनी क्योंकि मेरा जो है मैट्रिक खत्म हो चुका था, तो फिर मैंने क्या किया था कि मैंने 1 साल का बीच में गैप लिया था, ठीक है। अभी मैं कॉलेज की एफएससी की स्टूडेंट, ठीक है, और मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक है। तो मैंने बीच में 1 साल का गैप लिया, और 1 साल के अंदर मैंने अपनी स्किल्स पे सिर्फ पूरा कंसिस्टेंट फोकस किया कि मुझे कैसे करना है, और मैंने हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सीखा और डीपली सीखा। यहाँ हमारे क्या होता है कि सीखने सब आ जाते हैं, लेकिन उसको डीपली कैसे सीखना है वो नहीं कर पाते, ठीक है। तो जब मैंने पहले 1 साल मैंने किया, तो उसी के दौरान मुझे जो एज असिस्टेंट पढ़ाने की ऑफर आई, ठीक है। और मैंने जिस बैच में पढ़ाया, उसी बैच में मेरी सिस्टर भी पढ़ती थी, ठीक है। तो मैंने उनकी ट्रेनर के साथ मिलकर एज असिस्टेंट पढ़ाना शुरू किया। उस टाइम पे मैं वैसा नहीं पढ़ाती थी जैसा एक ट्रेनर को एक प्रोफेशनली पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो उस दौरान मुझे जो है छोटे-छोटे स्टेप्स के साथ मैं आगे बढ़ रही थी, सीख रही थी। मैंने एज असिस्टेंट पढ़ाया, उससे मैंने पहले एक्सपीरियंस किया कि कैसे पढ़ाना है, कैसे डिलीवर करना है, स्टूडेंट को कैसे इंगेज करके रखना है। तो उससे मेरे पास एक्सपीरियंस आया। फिर उसके बाद फिर मुझे ऑफर आई कि आप एज अ इंस्ट्रक्टर हमारे पास पढ़ाएं। तो फिर मुझे वहाँ पे पहले इंटरव्यू दिया गया। तो मैंने उस 1 साल के दौरान जो मैंने सीखा था, वो मैंने कॉन्फिडेंटली उस इंटरव्यू में जाके मैंने जो है
दिया तो फिर मुझे एज अ फीमेल इंस्ट्रक्टर जो है मुझे रखा गया। और मेरी सबसे अच्छी ये थी कि मैं अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ इंगेज करके रखती थी, और उनको जो है उनके साथ कभी मैं एज अ जो हमारे पास ट्रेनर होते हैं ना बहुत स्ट्रिक्ट, मैं उनको हमेशा अपनी मैंने फ्रेंडली एक इन्वायरमेंट बनाया हुआ था। मैं वहाँ पे उनको बिल्कुल फ्रेंडली पढ़ाया करती थी, तो मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो मेरे साथ फिर बहुत एक्टिव और इंगेज रहते थे। मैं उनको हर चीज में ये बात कहती थी कि आपने चीजों को लेके बहुत लंबा अगर आपके पास जा रहा है आपने उसको डीपली समझना है। और मैंने भी जब एक चीज को अगर जैसे मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रही हूँ, जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट सीखी तो मैंने बहुत डीपली उसको समझा, ठीक है, कि इस टर्म का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या है, तो तभी जाके मुझे इतनी यंग एज में मुझे एज अ ट्रेनर के लिए सिलेक्ट किया गया। और मैं आप लोग को मजे की बात बताऊं, मैं एक और जगह हमारे यहाँ एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, अगर आप लोग में से बहुत लोगों को पता हो, तो वहां पर हमारे पास ट्रेनर्स की जो है हमारे पास टेस्ट लिया गया था, ठीक है, क्योंकि जहां मैं पढ़ रही थी उन्हीं ने ये इनिशिएटिव मिलके स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसमें हमारे पास काफी ट्रेनर्स थे, जिसमें मुझसे बहुत बड़े लोग भी थे, बहुत प्रोफेशनल्स थे जिनके पास बहुत 25 साल, बहुत 6 साल, 5 साल, बहुत ईयर्स का एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास एक टाइप स्क्रिप्ट का हमें एग्जाम लिया गया, ठीक है। मैं आप लोग को बात कहूंगी कि जब भी आप कुछ सीखे तो उसको कॉन्सेप्ट समझ के रियल एग्जाम्पल के साथ सीखे। तो जब हमारे एग्जाम लिया गया तो वो बेसिकली कोडिंग बेस्ड था, ठीक है। तो वो कोडिंग कैसा था कि वो हमारे पास स्क्रीन पे कोडिंग नहीं करनी थी, हमें पेपर पे कोड्स दिए गए थे और हमें उसका आंसर बताना था कि अगर ये एरर आता है तो इसका क्या सोल्यूशन होगा, इसका मतलब क्या है, हम इस एरर को कैसे खत्म करेंगे। तो वो हमारे पास ऑलमोस्ट 2 आवर्स का वो एग्जाम था और हमारे पास 70 क्वेश्चंस थे और बहुत ही टेक्निकल वे में। जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट को अगर मैं कंपेयर करूँ ना तो जावास्क्रिप्ट बहुत इजी है, तो अगर वही उसका दूसरा पार्ट है टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। तो वो मेरे लिए जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था तो टाइपस्क्रिप्ट मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, तो लेकिन मैंने उस पर फिर अपना फुल फोकस रखा। फिर जब मैंने एग्जाम के लिए दिया तो मुझे था हाँ ठीक है मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी, लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली श्योर नहीं थी कि मैं हूँ, क्योंकि मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग थे वहाँ पे, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा। तो लेकिन जब हमारे पास रिजल्ट आया था तो मैं टॉप 30 में सेलेक्ट हुई थी, जिसमें हमारे पास टॉप 30 में सिर्फ और सिर्फ मेल्स था और मैं एक वाहिद फीमेल थी, ठीक है। तो मेरी एक ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज है कि मैं इस चीज में आई, और जब मुझे पता चला तो मैं बहुत शॉक थी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वाकई में इस लिस्ट के अंदर, क्योंकि मुझे इसलिए बिलीव नहीं था क्योंकि वहां पे मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग थे। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं तो यकीनन आप अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, या अगर स्टूडेंट नहीं होते तो इंस्ट्रक्टर, उसके लिए आप जो चीज एक्सप्लेन करने जा रहे हो, आप जिस पोजीशन पे हो ना उसमें आप अपनी ईमानदार रहो। कि अगर आप एक टीचर हो ना, टीचर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाना होता है कि आपने स्टूडेंट को, आप जो चीज सिखाने जा रहे हो स्टूडेंट को, वो चीज क्लास की एंड तक वो चीज उसको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। तो मेरा यही सबसे मेन था कि मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करूँ वो बहुत अच्छा डिलीवर करूँ, ताकि वो चीज उनके कॉन्सेप्ट जो है ना उनके क्लियर हो, वो चीज उनके जहन में बैठ जाए और उनको ये ना हो कि अगली क्लास में आकर उनको दोबारा पूछना पड़े। और जब ऐसा कुछ होता था, क्योंकि मेरे पास जो फीमेल्स आती थी बहुत एज वाली थी, जिसमें मेरी मैं कह लूँ मेरी अम्मी की उम्र की कह सकते हैं, मेरी नानी की उम्र, इस तरह की फीमेल्स मेरे पास आती थी और उनको समझाना बहुत, क्योंकि वो जो है एक टेक्निकल फील्ड से में ना होते हुए फिर एक टेक्निकल फील्ड में आना, तो उनके लिए चीज बहुत मुश्किल था। तो उनको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स में लेके आगे चलना बहुत मेरे लिए था। तो मैं उसकी प्लानिंग करती थी, उसको समझती। तो फिर मैं एज अ इंस्ट्रक्टर, फिर मैं एज अ पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया और फिर मेरे माशाल्लाह से काफी स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे जो है ना मेरे फैन हो गए। मैं बस इतना ही कहूंगी। राइट, सो हमारे पास चैट में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो मैं वो क्वेश्चंस
पढ़ देता हूँ, फिर आप लोगों में से कोई एक उसको रिस्पॉन्ड कर दे। क्वेश्चन है अली हसन का कि जो फ्रेश डेटा एनालिस्ट आ रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, लाइक के जॉब कहाँ करनी चाहिए? अच्छा, मैं फ्रेश डेटा एनालिटिक्स जो है ना, उनको मैं कहूँगी कि लाइक आप जो है पहले प्रोजेक्ट्स बनाएं, ठीक है? क्योंकि जब मैं डेटा साइंटिस्ट मैं बनी थी, उसके बाद मैं जो है मैंने प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट किए थे। मैंने कुछ आइडियाज़ मैंने एआई से निकाले कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाऊँ एज़ अ लाइक मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरा पहला ही एआई मैंने जो बनाया था प्रोजेक्ट, वो एआई चैटबॉट बनाया था, ठीक है? तो आप पहले प्रोजेक्ट्स बनाएं, ठीक है? उसके बाद फिर आप लिंक्डइन पे इंटर्नशिप्स देखें। मैंने प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद मैंने इंटर्नशिप्स मैंने देखी। लिंक्डइन पर मुझे एक इंटर्नशिप मिली थी, मैंने वहाँ पर अप्लाई किया, मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद मैंने उनके साथ 8 मंथ्स मैंने उनके साथ काम किया, ठीक है? तो मेरा यही है कि आप पहले प्रोजेक्ट्स पर काम करें, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है? रियल प्रोजेक्ट्स पे आप काम करेंगे एंड देन आप इंटर्नशिप्स देखें। इंटर्नशिप्स के बाद आपके पास एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपके पास इंटर्नशिप लेटर्स होंगे, आप फिर जॉब के लिए अप्लाई करें और आप लिंक्डइन पर जॉब देख सकते हैं। लिंक्डइन पर जॉब्स आती, मैंने वहीं पर ही अप्लाई किया था। राइट, सो एक और सवाल वो भी अली हसन की जानिब से ही किया गया है। वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइंडिंग एंड इनसाइट्स इन चार्ट्स? अच्छा, इसका जवाब मैं दे देती हूँ फाइंडिंग्स का, ठीक है? देखिए, फाइंडिंग्स वो फैक्ट्स या नंबर्स होते हैं जो आप चार्ट या डेटा से डायरेक्टली देख सकते हो, या सीधा ऑब्जर्वेशन होता है। एग्जाम्पल, अगर आपके चार्ट में आप देखते हैं कि जनवरी में सेल्स 5000 थी और फरवरी में 7000, तो 7000 हो गई, तो ये फाइंडिंग है। और इनसाइट्स वो मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन होती है जो आप फाइंडिंग से निकलते हो निकलते हो। ये बताती है कि कौन सा क्यों या कैसे कुछ हो रहा है, और आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती है। यानी कि एग्जाम्पल, अगर आपने देखा है कि आपकी सेल्स जो है फरवरी में, जो आपकी सेल्स है वो 7000 थी, तो इनसाइड हो सकते हैं कि फरवरी में सेल्स बढ़ी क्योंकि मार्केटिंग अच्छी से हो रही थी, या डिस्काउंट की वजह से लोग ज्यादा खरीद रहे थे। तो यानी कि फाइंडिंग जो डेटा में डायरेक्टली देख रहे हैं, और इनसाइड वो अंडरस्टैंडिंग जो आप उस डेटा से निकालते हो। राइट, सो मोहसिन जवाद, आपने चैट बॉक्स में मैसेज किया, अगर आप खुद माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकें, वरना मैं पढ़ देता हूँ। नो इशू। Am I audible, यूसुफ? यस। अच्छा, यहाँ मैं भी कुछ बोलना चाहूँगी कि माशाल्लाह से आमना और फातिमा दोनों ने हर चीज़ बहुत अच्छे से समझाई, बताई। सबसे बेस्ट चीज़ हमें मोटिवेशन दी, जो कि आज के एरा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत इंस्पायर भी है सारी चीज़ें। बिकॉज़ इस एज में जहाँ हमें काफ़ी चीज़ें नहीं पता होती, माशाल्लाह से इस उम्र में आपको फुल स्टैक सारा कुछ कोडिंग से रेलिवेंट आपको एक्सपीरियंस है ना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रही हो, तो it is a big motivation for us as well. So I am very proud of you both. अच्छा, मुझे कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना, बस यही पूछूंगी कि मोटिवेशन का राज क्या है? ऐसा मोटिवेटेड मुझे भी रहना है।
क्योंकि मैं मोटिवेशन बहुत जल्दी खो देती हूँ। सो एनी एडवाइस फॉर दिस? हाँ, मेरी अम्मी है मुझे हमें मोटिवेट करने के लिए। अम्मी बहुत मोटिवेट करती हैं। आपको भी की है? अच्छा पर्सनली आमना की अम्मी ने मुझे भी बहुत मोटिवेट किया है माशाल्लाह से, और काफी मुझे मोटिवेशन फील भी हुई है। आई थिंक यही राज है आमना और फातिमा की मोटिवेशन का, आमना की अम्मी। वैसे सबकी अम्मियां मोटिवेट करती रहती है, बट हमारी अम्मी मुझे खतरनाक मोटिवेशन देती है। मेरी अम्मी जो है ना वो सबको मोटिवेट कर देती है। कल भी गई थी, जो जितने भी गर्ल्स एंड बॉयज होते हैं ना, वो जब मेरी अम्मी बात करना शुरू करती ना, तो वो ऐसे इंगेज हो जाते हैं जैसे बहुत टाइम से वो उनको जानते हैं, और ऐसे फ्रेंडली होके बात करते हैं कि लाइक वो उनके ही बच्चे हैं, ठीक है। और वो बहुत टाइम से जानते, तो इस तरीके से वो हो जाते कि ऐसे लगता नहीं कि फर्स्ट टाइम मिले, तो और बहुत ज्यादा इंस्पायर मोटिवेट होकर जाते हैं। और कुछ को तो लगता है कि मेरी मॉम बहुत बड़ी मतलब टीचर होंगी, या जो है बहुत बड़ी सी फील्ड के अंदर बहुत बड़ी पोजीशन पे होंगी। तो नहीं, मेरी मदर एक हाउसवाइफ है, और उन्होंने आज जो भी कुछ है वो हम अपनी पेरेंट्स की वजह से, स्पेशली मेरी अम्मी, मैं इस फील्ड में नहीं आना था, मुझे डॉक्टर बनना था, और मुझे इस फील्ड में लाने वाली भी मेरी मदर ही है। उन्होंने ही मुझे कॉन्फिडेंस दिया, उन्होंने ही मुझे आगे लाके खड़ा किया कि नहीं, तुम कर सकती हो, तुम जब इतनी अच्छी स्टूडेंट हो तो तुम ये भी कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे काफी चेंज किया। मैं बहुत इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की थी, मैं लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करती थी ना, मतलब मैं सामने ही नहीं आती थी। तो मुझे सामने जो लाई है ना, वो मेरी मदर है। अच्छा, पहले मैं इनका मोहसिन का जवाब दे दूं। बेसिकली अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं और आपने फोकस आपका ज्यादातर यूआई यूएक्स पे, तो डेटा को जो है लाना, ये नहीं कि आप चार्ट्स के थ्रू लाके उसको आप डेटा को अगर आप ला रहे हैं, ठीक है, तो उसका सबसे कॉमन मिस्टेक्स ये होती हैं कि आप ना बहुत ज्यादा चार्ट्स ले आते हैं, ठीक है, और ज्यादा उसको विजुअली एट्रैक्टिव बनाने के लिए ना आप बहुत ज्यादा उस जो है ना उसको डिजाइन उसमें कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई भी डिसीजन ले नहीं पाता, और काफी चीजें जो है ना मैसअप हो जाती है। तो आपने चीजों को क्या करना है कि बहुत ज्यादा चार्ट्स, नंबर्स और एनिमेशन को यूज नहीं करना, ठीक है। आपने सिर्फ क्लियर इनसाइट्स को जो है ना प्रेजेंट करना है, और आपको उन चीजों को देना है जो ट्रेंडी हो, जो जिसको जो चीजें कंपैरिजन करे और जो इम्पैक्ट करे। हमारे क्या होता है कि एज अ फ्रंट एंड डेवलपर मैंने ये चीज बहुत एक्सपीरियंस की है कि लोग जो है ना जब कुछ भी डिजाइन करते हैं तो उसको अच्छा दिखाने के लिए ना बहुत सारी चीजें डाल देते हैं, एनिमेशंस भी डाल देते हैं, चार्ट्स भी डाल देते हैं, ताकि लोग जो है ना उस चीज को जो है ना इम्पैक्ट हो और लोग आए हमसे। नहीं, लोग कैसे ग्रैब होते हैं, आपका अगर आपका डिजाइन बहुत सिंपल है, ठीक है, आप जो चीज प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, वो बहुत सिंपल होना चाहिए। उसको आजकल ना लोग बहुत सिंपल चीजों को पसंद करें, ठीक है, वो लोगों को इंगेज करता, वो आई कैचिंग हो जाते हैं। तो आजकल लोगों ने ना चीजों को ना, आजकल लोग जो असल में करे ना वो एस्थेटिक को करे, ठीक है। तो आपने चीजों को ना बहुत ज्यादा जो है ना विजुअलाइज नहीं करना, आपने चीज को ना बस क्लियर वे में देना है कि जो भी डेटा को देखे, ठीक है, जो भी इंसाइट्स को देखे, चार्ट्स को देखे, तो वो अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो डिजाइन में सब कुछ इम्प्लीमेंट करना नहीं जरूरी होता, आप कैसे उसको असल में प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को एंगेज करने के लिए, वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा भी एक क्वेश्चन आया है कि इंटर्नशिप्स हमें कैसा पता है कि इंटर्नशिप्स रियल है या फेक। तो मेरे साथ भी सेम यही हुआ था। मैंने कुछ इंटर्नशिप्स पर मैंने अप्लाई किया था और वो इंटर्नशिप्स फेक थी, ठीक है। कैसे कि लाइक जब मैंने डेवलपिंग मैंने अपनी कंप्लीट की, तो मुझे मैंने इंटर्नशिप के लिए सर्चिंग स्टार्ट की, क्योंकि मुझे अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करना था, और मुझे जो मार्केट में जो वर्क हो रहा है मुझे उस पर वर्क करना था, ठीक है। तो मैंने इंटर्नशिप्स पर अप्लाई किया,
तो उन्होंने बोला कि आपको ये प्रोजेक्ट्स बनाने हैं एंड ये चीज़ें हम आपको टास्क देंगे, आपको ये करना है। एंड उसके बाद आपको अगर सर्टिफिकेट अगर लेना होगा तो आपको ये पे करना होगा, यानी कि हम इंटर्नशिप हम कर रहे हैं और हमें ही उनको पे करना होगा। तो यानी कि बहुत सी ऐसी लिंक्डइन पे इंटर्नशिप होती है जो कि फेक होती हैं। जो कंपनी, जिन कंपनीज के फॉलोवर्स अच्छे हो, जिन कंपनीज की पोस्टिंग बहुत अच्छी हो, जिन कंपनी के वहाँ पर ना कंपनीज के एम्प्लॉयर्स भी होते हैं, तो उन कंपनीज के एम्प्लॉयर्स पर जाकर आप उनको देखा करें, कि उनकी प्रोफाइल पर जाकर देखा करें, तो आपको वहीं पे पता चल जाएगा कि ये जो है ये इंटर्नशिप रियल है या फेक है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। और जो रियल इंटर्नशिप होते हैं ना, वो आपको फॉरन ही आपके जब आप अप्लाई करते हैं, जब वो हायरिंग स्टार्ट करते हैं, तो आप जब उस पर अप्लाई करते हैं तो आपको ईमेल्स वो देते हैं और आपसे इंटरव्यू करते हो। जो फेक होते हैं वो जो है आपसे लाइक पेमेंट और उसकी ही बात करते हैं, कि क्योंकि अगर आपने इंटर्नशिप कर लिया, आपको सर्टिफिकेट लेना है, तो आप इसको 500 पे करना है एंड सर्टिफिकेट लेना है। तो रियल इंटर्नशिप में इस तरह का नहीं होता। तो आप इस तरह से रियल और फेक को आप देख सकते हैं। ग्रेट, मैं आमना की बात को ऐड करूंगा। समिया असगर आपके क्वेश्चन का रिस्पांस दूंगा। मैंने खुद भी ये चीज़ें फेस की हैं, और जो बेसिक चीज़ें जो मैंने खुद ऑब्जर्व की हैं, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि वो कमेंट में, जैसे आपने खुद भी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि इंटरेस्टेड लिख दें या रिएक्ट कर दें उनकी पोस्ट पे। तो ये सारे जो तरीके हैं वो उनकी पोस्ट को बूस्ट करने के हैं। तो ये सब इज अ रियल रेड फ्लैग, और इसको वहीं से आप समझ जाएं। अभी रिसेंट मैंने खुद देखा था, एक पोस्ट थी कि 40 से 70,000 की पेड इंटर्नशिप दे रहे हैं, और मैंने फिर देखा तो वो पाकिस्तानी अकाउंट था लिंक्डइन का, और 2011 का बना हुआ था। तो फिर जब मैंने गूगल फॉर्म पे मैं गया हूँ, तो मुझे मैंने देखा कि 1500 उनको पे करना है। तो दिस इज ऑल्सो द एलिमेंट कि वो ये पैसे मांगते हैं। कुछ होते हैं वो आपको बोलते हैं कि यार नहीं, आप इंटर्नशिप कर लो, और इंटर्नशिप करने के बाद आपसे वो पैसे मांगते हैं। और कुछ ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि वो एक बल्क अमाउंट में स्टूडेंट्स को ईमेल करते हैं। ईमेल जब भी की जाती है इंटर्नशिप की, वो पर्सन टू पर्सन होती है, बीसीसी और सीसी करके नहीं होती। तो वो भी एक एलिमेंट होता है जिससे आप पकड़ सकते हैं कि ये फेक इंटर्नशिप है। और एक ही इंटर्नशिप में आपको इंटर्नशिप ऑफर और इंटर्नशिप का टास्क वो भी नहीं मिलते हैं। अभी मैं रिसेंट एक इंटर्नशिप मैंने अप्लाई किया है, मुझे ऑफर आ चुकी है, और वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। और वो टोटल 7 डोमेन्स की वो इंटर्नशिप वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और उन्होंने सिर्फ 10 to 15 इंटर्न्स रखे हैं। तो इस तरीके की जो इंटर्नशिप्स होती हैं वो रियल होती हैं, बाकी जितनी भी होती हैं वो फेक होती हैं। अभी रिसेंट मैंने एक इंटर्नशिप की थी, यहाँ पे मैं नाम कोट करूंगा कंपनी का, एलेवो पाथवेज। वो इंटर्नशिप थी, मैंने बाकी कंपनीज की तरह उसको भी कंसिडर किया कि ये फेक इंटर्नशिप होगी। मेरे दोस्त ने किया तो उसने बोला नहीं, ये फेक नहीं है। लेकिन आज मैंने ये बात सुनी है कि नहीं, वो भी अब चार्ज कर रहे हैं फीस, और वो इजिप्ट की कंपनी है। तो जहाँ पे ये पैसे का एलिमेंट आ जाए, जहाँ पर ये इस तरीके से ईमेल की चीज़ें आ जाएं, जहाँ पे कमेंट करने का बोला जाए, जहाँ पे पोस्ट पर रिएक्ट करने का बोला जाए, तो वो साफ जाहिर है कि ये फेक इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं किसी उससे वो बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो होते हैं वो होते हैं कि इंडियंस होते हैं। और लेकिन जो रिसेंट मैंने देखा, वो देखा कि वो पाकिस्तानी अकाउंट भी था। तो वो अब नया कोई उन्होंने स्टार्ट किया होगा कि पाकिस्तानी अकाउंट को किराए पे लेके फिर उस पे इस तरीके से फेक इंटर्नशिप प्रोवाइड की है। अच्छा यूसुफ, मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करूंगी कि फेक इंटर्नशिप की एक और ये चीज़ आप देख लें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये फेक है। कि इंटर्नशिप भले से फ्री ऑफ कॉस्ट हो, सर्टिफिकेट के टाइम यू हैव टू पे। वो आपसे कहेंगे कि आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये भी एक एलिमेंट है जिससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये फेक इंटर्नशिप है। क्योंकि मैंने खुद भी ऑनलाइन एक इंटर्नशिप करी थी और मैंने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए थे, बट इन द एंड जब सर्टिफिकेट की बारी आई तो उन्होंने कहा आपको इतना पे करना होगा तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये इन एलिमेंट से आप लोग बचेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी इंटर्नशिप
वैलिड है और कौन सी इनवैलिड है। फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप फिर भी बेटर होती हैं इस टाइप की चीज़ों से, क्योंकि आप उसमें सीख रहे होते हो, तो ऐसे कोई मसले की बात नहीं है। बट जहाँ पर आपसे कोई पैसे मांगने वाला, जैसे यूसुफ ने बोला ना, एलिमेंट आ जाए, उस टाइम बस थोड़ा सा आपको होशियार रहना चाहिए। और आप इससे भी लगा सकते हैं आइडिया कि लाइक आप जब कंपनीज की आप जब अप्लाई करो तो आप पहले कंपनी के पूरे पेज को देखा करें। वहाँ पर ना लिंक्डइन एक रिकमेंड करता है कंपनीज के एम्प्लॉयर्स को, ठीक है। तो आप उनके ना एम्प्लॉयर्स की प्रोफाइल पर जाकर देख लिया करें कि लाइक उनका एक्सपीरियंस, और वो तो उससे आइडिया हो जाता है कि कंपनी रियल है या फेक। क्योंकि इंडियंस जो है ना, बहुत से ऐसे पेजेस हैं जो कि इंडियंस ने बनाए हुए हैं और वो फेक इंटर्नशिप्स होती हैं, ठीक है। और वो आपसे पे मांगते हैं। और पाकिस्तानी भी ऐसे अब बन चुके हैं जो कि आप फेक अकाउंट्स होते हैं और वो फेक इंटर्नशिप होती हैं। तो जो भी ऐसे पेमेंट वाला आए ना, तो आप उस पर बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप इंटर्नशिप ले रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस को करते हैं। तो वो आपको इंटर्नशिप दे रहे हैं, आपको पे थोड़ी ना उनको करना होगा। आप अपना एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। अच्छा, मैंने भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊं तो जो अभी इंटर्नशिप्स की बात हो रही है ना, तो जो ये ऐसी इंटर्नशिप्स होती है ना, अगर वो आपको प्रोजेक्ट्स बताते हैं ना कि आपने अपनी इंटर्नशिप में ये प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो आप उनके प्रोजेक्ट से भी आइडिया लगा सकते हैं कि वो आपको वो प्रोजेक्ट देते हैं जो आप अपनी लर्निंग के दौरान खुद ही सीख जाते हैं बनाना, ठीक है। तो उनके बहुत बेसिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आप इस बात से भी आइडिया लगा सकते हैं कि उनके प्रोजेक्ट्स बहुत सिंपल होंगे जो इस तरीके की इंटर्नशिप्स होंगी, ठीक है। तो ये जो इंटर्नशिप्स होती है ना, बहुत फेक होती हैं, और हमारे यहाँ जो है ना, फ्रॉड का तो बहुत ही ज्यादा रेशो है। तो जब बात पैसे की आए कि आपने पे करने, तो फायदा नहीं है उस इंटर्नशिप का जिसमें आपको पे करना हो, क्योंकि इंटर्नशिप का मतलब क्या है कि आप सीख रहे हो। और ऐसी कुछ इंटर्नशिप्स हैं जिसमें आपके साथ वो ना कनेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो जो आपके साथ कनेक्ट नहीं हो, तो वो इंटर्नशिप हमारे काम की नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं होंगे तो वो अथॉरिटी में नहीं आएगा कि भाई ये आया ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो इंटर्नशिप्स में जब भी पैसे की बात आए, तो आपने उस इंटर्नशिप्स को बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप इंटर्नशिप क्यों करने जा रहे हैं, आपको या तो एक्सपीरियंस मिले या फिर आप इंटर्नशिप के थ्रू थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकें, ठीक है। यहाँ पे सबका मकसद क्या है, अर्निंग करना, ठीक है। तो जब बात पैसे की है कि हम खुद अर्न करने जा रहे हैं, तो जब हम अर्न करने जा रहे हैं तो हम क्यों पैसे दें, ठीक है। तो यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो हमने इस तरफ नहीं जाना। और सबसे मेन बात मैं बता दूं कि आप जितना कुछ इंटर्नशिप्स करना चाहिए, लेकिन इंटर्नशिप वहां करें जहाँ मतलब जो है ना बिल्कुल ऑथेंटिक हो, जिसकी जो है ना लोग उसके बारे में सही रिव्यूज हो, ठीक है। और अगर आपके पास इंटर्नशिप नहीं है, तो इस चीज में ना बैठे रहें कि अगर हमें इंटर्नशिप नहीं मिल रही तो हम अभी नहीं कर रहे। आप खुद से भी सीख सकते हैं। मैंने इंटर्नशिप्स बिल्कुल भी नहीं की, ठीक है। मैंने बिल्कुल भी इंटर्नशिप्स नहीं की। मैंने जो कुछ सीखा मैंने खुद से सीखा है। मेरा जो इंटर्नशिप मुझे सिखाने वाला है वो मेरे पास है, मेरे गूगल और यूट्यूब, ठीक है। तो अगर आपको सीखना है ना, तो आप यहाँ से इन प्लेटफॉर्म से भी सीख सकते हो, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आपके पास इंटर्नशिप होगी तो ही आप आगे बढ़ेंगे। और इंटर्नशिप मुझे क्यों नहीं मिली, क्योंकि मेरे पास एक इशू ये था कि मैं एक तो मेरी एज कम थी, ठीक है। हमारे यहाँ सबसे पहले ये बात आ जाती है कि आपकी एज कम है, ठीक है, आप नहीं आ सकते। आपके पास या फिर बैचलर्स होना चाहिए या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस जो है लेने के बाद ही इंटर्नशिप करनी है, तो फिर आप इंटर्नशिप ना करें, खुद ही आप सीखने के साथ साथ प्रोजेक्ट्स बना के एक्सपीरियंस ले लें। जो चीज आप खुद से सीखते हैं वो आपको कोई अगला नहीं सिखा सकता, और कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। आपने अपनी मदद खुद करनी है। तो इस चीज को आपने हमेशा, मैंने अपने एक्सपीरियंस से यही सीखा है, और अभी भी मैं बहुत से लोगों से सीख रही हूँ। तो आपने इस तरफ नहीं जाने, जो कुछ सीखना खुद से सीखना। आप इंटर्नशिप भी करने जाओगे ना, उसमें भी आपको वो नहीं सिखाएंगे, उसमें आपको बोल देंगे, वो भी तब भी आपको खुद ही सीखना होगा। तो खुद के ऊपर बिलीव करें, दूसरों के ऊपर डिपेंड करना छोड़ दें। दैट्स इट।
Great to hear from both our panelists. एक बहुत ही insightful session रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला. So as we conclude today's session, one message stands out very clearly. Data only becomes powerful when it is understood, and understanding comes from clarity. Presenting insights, explaining decisions और कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, ये स्किल्स आज के टेक प्रोफेशनल्स को ग्लोबल लेवल पर स्टैंड आउट करती हैं. On behalf of English with Komal platform, I extend my heartfelt gratitude to our phenomenal panelists Amna Shehzad and Fatma Shehzad for inspiring us with their journeys, honesty, and wisdom. A big thank you to our wonderful audience for your active participation and curiosity. We hope today's session helped you realize that talent has no age limit, language is not a barrier, and clarity is your greatest strength. Stay connected with English with Komal platform for more empowering sessions under the Tech Talk in English series. Allah Hafiz and have a wonderful evening. Thank you.